26 जून 1975 की सुबह इंदिरा गांधी ऑल इंडिया रेडियो पर आकर पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करती है और अगले 2 साल के लिए लोगों से उनका फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया जाता है। 1.5 लाख से ज्यादा लोग और बहुत से ऑपोजिशन लीडर को जेल में डाल दिया जाता है। 1975 से 1977 इन 2 साल के अंदर इंडिया में जो कुछ हुआ वो इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम पर एक काला धब्बा माना जाता है। हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल टेक। आज की इस वीडियो में हम 1975 की इमरजेंसी को जानने की कोशिश करेंगे। आखिरकार क्यों इसकी जरूरत पड़ गई। साल 1975 पहली साल नहीं थी जिस साल देश में इमरजेंसी लागू की गई हो। पहले भी 1962 की इंडिया चाइना वॉर और 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान भी इमरजेंसी लागू करी गई थी, मगर 1975 की इमरजेंसी इन सबसे कैसे अलग थी। इसका कारण जानने के लिए आपको जानना होगा देश में पिछले 3-4 सालों से क्या सब हो रहा था जिसका नतीजा था ये नेशनल इमरजेंसी। इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस का हवाला देकर इमरजेंसी लागू की थी। क्या सच में देश में इंटरनल सिक्योरिटी की इतना खतरा था कि इमरजेंसी लगाने की जरूरत पड़ गई, या ये सिर्फ अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए लागू की गई थी। संविधान लिखते वक्त ये ध्यान रखा गया था कि भविष्य में कभी न कभी ऐसी स्थिति आए जिसमें भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरा होगा, तो ऐसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ बंधे ना हो, उन्हें जो भी डिसीजन लेना है वो तुरंत ले सके। इसीलिए संविधान में इमरजेंसी की प्रावधान रखी गई है। इन 3 कारणों से इमरजेंसी लगाई जा सकती है। पहला, वार के दौरान, दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन और तीसरा इंटरनल एग्रेशन। अगर देश किसी तरीके का वार में जाए या कोई देश हम पर हमला कर दे या फिर देश के अंदर कई ग्रुप्स सरकार के खिलाफ हथियार उठा ले, तो ऐसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट आर्टिकल 350 के तहत नेशनल इमरजेंसी लागू कर सकती है। क्या था 1975 की इमरजेंसी का कारण, इसे क्यों लागू की गई थी। ये कहानी शुरू होती है 1969 में। कांग्रेस पार्टी डिसाइड करती है कि देश की 14 बैंकों को नेशनलाइज करने की। इससे इन बैंक की ओनरशिप सरकार के पास आ जाती। इस फैसले के विरोध में इन बैंक के शेयर होल्डर ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ केस कर देते हैं। कोर्ट का फैसला आता है कि सरकार ये जो डिसीजन लिया है वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार के इस डिसीजन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ से शुरू होती है इंदिरा गांधी गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट की बैटल। इसके बाद बहुत से और केसेस हुए, जिसमें गोलोकनाथ केस, केशवानंद भारती केस। इन सारे केस के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट आमने सामने होती रहती थी। 1971 की इंडिया पाकिस्तान वार में भले ही इंडिया जीत चुका था, मगर इसका असर देश की इकोनॉमी पर पड़ना बाकी था। जो चीजें अमेरिका से भारत में आती थी उन सबको अमेरिका ने बंद करवा दी। इसकी वजह से देश में इन्फ्लेशन बढ़ने लगी और 1973 में पूरी दुनिया में एक ऑयल प्राइस की राइज देखा गया, जिसमें क्रूड ऑयल की प्राइस 300% तक बढ़ गई। इससे देश में इन्फ्लेशन और तेजी से बढ़ने लगा। 1973 में इन्फ्लेशन रेट 23% और 1974 आते आते ये 30% तक पहुंच चुकी थी। अब लोग सरकार के विरोध में प्रोटेस्ट करने लगे, क्योंकि 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार जब पावर में आई थी उनका नारा था गरीबी हटाओ, मगर देश में इसका उल्टा हो रहा था। देश में बढ़ते महंगाई के बीच गुजरात सरकार के करप्शन के मामले आने लगा। 1974 में गुजरात के स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ स्टूडेंट्स और लोग सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करने लगे। बहुत से बसों को जलाया गया और दुकानों को लूटा गया। पुलिस पर भी हमला किया गया। इसे बाद में नवनिर्माण आंदोलन का नाम दिया जाता है। लोगों का मेन डिमांड था कि स्टेट गवर्नमेंट को हटाकर फिर से इलेक्शन करवाई जाए। इंदिरा गांधी के पास कोई और रास्ता नहीं था, तो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया। उस तरफ इन्फ्लेशन के कारण बिहार में हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इस कारण 1974 में ही बिहार में बहुत से स्टूडेंट्स ने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। चीजों के दाम कम करने, करप्शन खत्म करने और रोजगार देने के लिए। धीरे धीरे ये आंदोलन बढ़ रहा था। उस समय जेपी नारायण, जो कि बिहार के एक पॉपुलर लीडर भी थे, वो बिहार में ही रहकर समाज सेवा कर रहे थे। इसीलिए छात्रों ने उन्हें प्रोटेस्ट में साथ देने के लिए बुलवाया।
बिहार के खराब हालत के वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही थी। इस कारण से जेपी नारायण ने इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट में साथ दिया। उनका शर्त था कि कोई भी प्रोटेस्ट के दौरान किसी भी तरीके का हिंसा नहीं करेंगे और ये प्रोटेस्ट बाकी स्टेट में भी फैलाया जाएगा। साथ में ही जॉर्ज फर्नांडिस 3 दिन के रेलवे स्ट्राइक पर चले जाते हैं रेलवे वर्कर की बेटर वर्किंग कंडीशन और बेटर सैलरी के लिए। 17 लाख से ज़्यादा रेलवे वर्कर प्रोटेस्ट करते हैं। ये रेलवे प्रोटेस्ट उस समय सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल प्रोटेस्ट बन जाती है। देश भर में बढ़ते प्रोटेस्ट, हाई इन्फ्लेशन से इंदिरा गांधी की सरकार बहुत प्रेशर में होती है कि तभी मार्च 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आता है। असल में 2 साल पहले राजनारायण, जो कि इंदिरा गांधी के अपोजिट में खड़े हुए थे, उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस करते हैं कि इंदिरा गांधी ने 1971 की इलेक्शन अनफेयर तरीके से जीती है। इंदिरा गांधी पर 14 एलिगेशन लगाया जाता है, जिसमें सिर्फ 2 पर उनको दोषी ठहराया गया। पहला था कि यूपी सरकार ने इंदिरा गांधी की मदद की है उनकी इलेक्शन कैंपेनिंग में, और दूसरा था कि इंदिरा गांधी के इलेक्शन एजेंट एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे। सिर्फ इन 2 कारणों से कोर्ट ने इंदिरा गांधी के लोकसभा सीट को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया और 6 साल के लिए इलेक्शन लड़ने पर रोक लगा दी। इंदिरा गांधी की पॉलिटिकल कैरियर खतरे में पड़ गया। अगले ही साल 1976 में इलेक्शन आने वाला था। इस इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट आग में पेट्रोल डालने का काम किया। देश भर में चल रहे प्रोटेस्ट अब और बढ़ गया। लोग अब इंदिरा गांधी को अपने प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन देने की डिमांड करने लगे। इंदिरा गांधी को देश भर में बढ़ते प्रोटेस्ट को रोकना और अपने पॉलिटिकल कैरियर को बचाने का एक ही तरीका दिखा, पूरी देश भर में नेशनल इमरजेंसी। 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगा दी जाती है और अगले 7 दिन के अंदर 20,000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसमें बहुत से अपोजिशन लीडर भी शामिल थे। देश की सभी बड़ी बड़ी न्यूज़पेपर ऑफिस से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई काट दी जाती है ताकि अगले दिन सरकार के खिलाफ कुछ भी पब्लिश ना हो सके। बहुत से सेंसर बोर्ड के मेंबर को इन न्यूज़पेपर के ऑफिस में रखा जाता है ताकि कुछ भी पब्लिश होने से पहले उनको मॉनिटर किया जा सके। बिहार की प्रोटेस्ट में जो स्टूडेंट शामिल थे उनको जेल में डाल दिया जाता है और जो रेलवे वर्कर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके फैमिली को रेलवे क्वार्टर से निकाल दिया जाता है। इन 2 साल में संविधान में बहुत सी बदलाव लाया गया ताकि इंदिरा गांधी को फायदा हो सके इमरजेंसी के दौरान। इमरजेंसी के पहले हफ्ते में ही आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 को सस्पेंड कर दिया जाता है, जो कि एक भारतीय की फंडामेंटल राइट्स को दर्शाता है। इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की फैसले को बदलने के लिए संविधान में बदलाव लाती है, जिसमें कोई भी कभी भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट और लोकसभा स्पीकर पर पूरी जिंदगी भर किसी भी तरीके का अपराध के लिए कोई भी केस नहीं कर सकता। इस बिल को तो राज्यसभा में पास कर लिया जाता है, मगर इसे कभी भी लोकसभा में पेश नहीं किया गया। 20 महीने बाद मार्च 1977 में जब इमरजेंसी को हटाया जाता है और फिर से इलेक्शन करवाई जाती है। इस इलेक्शन में इंदिरा गांधी की सरकार हार गई और एक नए गठबंधन की सरकार बनी। मोरारजी देसाई को नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। मोरारजी देसाई आते ही शाह कमीशन की गठन करते हैं, जो कि इमरजेंसी के कारण और इसके दौरान की गई जुल्म पर एक रिपोर्ट बनाएगी। जब कुछ दिन बाद शाह कमीशन की रिपोर्ट आती है तब पता चलता है कि इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इस इमरजेंसी का कोई भी ठोस कारण नहीं था। ये सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए लागू की गई थी। इस कारण इंदिरा गांधी के सरकार पर कई सारे केसेस हुए। जब तक इन पर कार्रवाई होती तब तक मोरारजी देसाई की गठबंधन की सरकार गिर गई और फिर से इंदिरा गांधी की सरकार वापस आ गई, जो कि आते ही चल रहे सारे केसेस को बंद कर देती है। तो ये था 1975 की नेशनल इमरजेंसी, जिसे आज भी इंडियन डेमोक्रेसी पर एक काला धब्बा माना जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो अगले वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग एंड गुड बाय।